हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज, डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भारत में उच्च जोखिम वाली सगर्भता। तो देखते हैं, रिपोर्ट जो है पेश किया है मुंबई में आईसीएमआर के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, पत्रिका कौन सा है वो, तो जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित किया गया है। ये बताता क्या है, कर एक महिला में एक या अधिक कारक हैं जो उसके या बच्चे के लिए स्वास्थ्य जटिलताओं की संभावना को बढ़ाते हैं, साथ ही समय से पहले प्रसव का खतरा भी बढ़ाते हैं। आगे देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उच्च जोखिम वाली सगर्भता। कर भारत में 49.4% गर्भवती महिलाओं में क्या है, जोखिमपूर्ण गर्भधारण होता है, यानी सगर्भता है। कर एक ही उच्च जोखिम, यानी कोई जोखिम का कारण एक ही कारण है तो उसमें 33%, और अनेक कारणों में 16%। कर उस जोखिम वाले राज्य की बात करें किया जाए तो तेलंगाना पहला नंबर पे, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब उच्च वाले हैं। करे निम्न जोखिम वाले राज्य तो सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सबसे कम सिक्किम। करे जन्म के बीच अंतर, गर्भधारण के बीच 18 महीने से कम अंतर भी होता है तो जोखिमपूर्ण गर्भधारण होता है। ये है। कर मातृत्व संबंधी जोखिम के कारक, कर मातृ आयु, किशोर अवस्था या 35 वर्ष से अधिक। फिर है छोटा कद एवं उच्च बॉडी मास इंडेक्स जैसे कारक भी। कर जीवन शैली तथा जन्म पूर्व परिणाम के जोखिम, कर जैसे तंबाकू तथा शराब का सेवन, साथ ही पिछले प्रतिकूल जन्म परिणाम जैसे गर्भपात या मृत जन्म, ये सब भी कारण हो सकते हैं। कर गर्भवती महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की पहल अभी तक क्या रहा है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब आप देख लीजिएगा। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन और लक्ष्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। तिरुपति को अपशिष्ट प्रबंधन नेतृत्व के लिए मान्यता दिया गया है। कर तिरुपति नगर निगम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत ये दिया गया है। मान्यता है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में क्या मिला इसको, 8वां स्थान का ये मान्यता मिला है। ठीक है, मान्यता नहीं है, मान्यता मिला है। ठीक है, कर अपशिष्ट मुक्त शहर यानी गार्बेज फ्री सिटी के रूप में इसको नामित किया गया है, और वाटर प्लस रेटिंग के रूप में नामित किया गया है। 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में नामित किया गया है, और वाटर प्लस रेटिंग हासिल की गई है। ठीक है, और देख सकते हैं तिरुपति अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता का प्रबंधन कैसे करता है, तो अपशिष्ट उत्पादन आंकड़े, मजबूत अपशिष्ट संग्रहण अवसंरचना है, दक्षता हेतु प्रौद्योगिकी एकीकरण, अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं प्रबंधन सुविधाएं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये सब तरीकों को अपनाकर इसने ये रैंकिंग पाया है। तो आइए देखते हैं इंटरपोल के नोटिस, ये भी खबर में क्यों है कि हाल ही में इंटरपोल की नोटिस प्रणाली के दुरुपयोग, विशेष रूप से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है, जिनकी रेड कॉर्नर नोटिस की तुलना में कम जांच की जाती है। पर पिछले 10 वर्षों में नीले नोटिस की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। आलोचकों ने तर्क दिया है कि देश अक्सर राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों को लक्षित करने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि नोटिस का प्रकार क्या क्या है। तो लाल नोटिस यदि जारी किया जाता है इंटरपोल तो वो वांछित अपराधी के लिए, पीला लापता व्यक्ति के लिए, नीला हो तो अतिरिक्त जानकारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, काला तो अज्ञात लाश या शिनाख्त। ठीक है, हरा तो चेतावनी, नारंगी हो तो बम की सूचना, बैंगनी हो तो अपराधी का तरीका। अब थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में देखेंगे। आधिकारिक नाम तो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है, स्थापना हुआ था 1923 में, 195 सदस्य हैं इसमें। भारत सदस्य बना था 1956 में। मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। संगठन का प्रकार है अंतर सरकारी।
फिर है उद्देश्य, ये विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान देना है, कभी क्वेश्चन बना सकता है, इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं है। ठीक है। कर संरचना, अध्यक्ष इंटरपोल का प्रमुख 4 वर्ष के लिए होते हैं। महासचिव दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है, ये 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। थोड़ा देख सकते हैं विशेष निदेशालय, इसके लिए क्या है, साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, ये सब हटाइए। कर रहा है महासभा सर्वोच्च शासी निकाय है, वर्ष में एक बार बैठक करता है। भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की थी, तो ध्यान देना है, इसकी मेजबानी एक बार इंटरपोल का भारत कर चुका है 2022 में। कर रहा है इंटरपोल के नोटिस, इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोगी अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है। अब है इंटरनेशनल सेंट्रल ब्यूरो, तो एनसीबी जो है इंटरपोल के लिए नामित संपर्क बिंदु होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये विभाग कर सकते हैं। भारत का इंटरपोल एनसीबी की बात किया जाए तो वो है केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो, सीबीआई। ठीक है। अब है पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय ग्लेशियर में कमी आ रहा है, उसके बारे में कुछ देखेंगे। कर वर्ष 2021-22 के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह छवियों के हालिया विश्लेषण से अफ्रीका में विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका के, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी, ये सब ध्यान देना है, पूर्वी अफ्रीका के उष्णकंठ के ग्लेशियरों में बर्फ के कम होने की चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है। पर जिनमें कौन सा है, रभेंजोरी पर्वत जो है इंगाडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पड़ता है, माउंट केनिया में पड़ता है, और किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, ये सब शामिल है। कर जो भूमध्य रेखा के 3 डिग्री अक्षांश के बीच में ही है, उनका आकार काफ़ी कम हो गया है। इसको आप देख सकते हैं कि वर्ष 1900 के बाद से किलिमंजारो ने अपने ग्लेशियर क्षेत्र का केवल 8.6%, माउंट केनिया जो है 4.2% और रभेंजरी रेंज ने 5.8% बरकरार रखा है, बाकी खो गया है। कर इन अध्ययनों से प्राप्त होता है कि पूर्वी अफ्रीका में आधुनिक ग्लेशियरों का 90% से अधिक विस्तार वर्ष 20 की शुरुआत तक कम हो गया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी ध्यान देना है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा खड़ा पर्वत। ठीक है, समुद्र तल से 5895 मीटर है। चलिए देखते हैं आयुष समग्र कल्याण केंद्र। कर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, उसके परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया, जो न्यायपालिका के भीतर समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में एक सार्थक सिद्ध हुआ है। और आयुष HWC, ठीक है, वही हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर HWC आयुष मंत्रालय के तहत सुप्रीम कोर्ट और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। थोड़ा और देख सकते हैं, यह केंद्र व्यापक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने के लिए लक्ष्य के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों तथा पद्धतियों के अनुरूप अत्याधुनिक समग्र देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है। कर आयुष HWC राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी नेशनल आयुष मिशन में आयुष्मान भारत का एक ये घटक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। करा है नेस्कॉम तथा आर्थर डी लिटिल संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये याद रखना है, नेशनल तथा आर्थर डी लिटिल ने संयुक्त रूप से। शीर्षक है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी, जिसमें क्या कहा गया है, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 तक भारत को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की संभावना है। यानी सिर्फ एक इस क्षेत्र में ऐसे 2030 तक टोटल 8 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है, तो इस क्षेत्र से 1 ट्रिलियन। DPI डिजिटल पहचान, भुगतान, बुनियादी ढांचे एवं डेटा एक्सचेंज समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ साथ डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। आगे देख सकते हैं इसी में आप, भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर पर निर्मित सभी 3 मूलभूत DPI डिजिटल पहचान, पहला डिजिटल पहचान, रियल टाइम पेमेंट UPI एवं अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। इसको देखना है, DPI एक डिजिटल ढांचे का निर्माण करते हैं जो उपयोगकर्ताओं को तीसरे पक्ष की इकाई के माध्यम से अपने शर्तों पर
अपने शर्तों पर डाटा साझा करने की अनुमति देता है, जिन्हें सहमति प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। फिर है भारत में बागवानी क्षेत्र। ठीक है। उद्यान कृषि क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा है उद्यान कृषि कृषि की वह शाखा है जो खाद्यान्न, औषधीय प्रयोजनों, श्रृंगारिक महत्व के लिए मनुष्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले सघन रूप से संवर्धित पौधे से संबंधित है। कह रहा है यह सब्जियों, फलों, फूलों, जड़ बूटियों, आभूषणात्मक अथवा विदेशी पौधे की कृषि, उत्पादन और बिक्री है। कह रहा है L.H. वेली को अमेरिकी उद्यान कृषि का जनक माना जाता है। ठीक है। और M.H. मैरीगोडा को भारतीय उद्यान कृषि का जनक माना जाता है। अब देखते हैं। कह रहा भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। हाँ, उत्पादक। चलिए, हाँ, भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये पॉइंट ध्यान देना है। कर निर्यात के मामले में भारत सब्जियों में 14वें स्थान पे है, सब्जी में, और फल में 23वें स्थान पे है। तो ध्यान देना है, उत्पादक में दूसरा स्थान पे है। और वैश्विक बागवानी बाजार में यदि इसकी हिस्सेदारी कहे तो मात्र 1% है। कर बागवानी फसलों की उत्पादकता खाद्यान्नों की उत्पादकता की तुलना में बहुत अधिक है। तो ध्यान देना है, बागवानी फसलों की उत्पादकता, फल सब्जियों ये सब की उत्पादकता जो है, खाद्यान्न मतलब अनाज ये सब की जाए तो उससे अधिक है। हर भारत में लगभग 15 से 20% फल और सब्जियां आपूर्ति श्रृंखला या उपभोक्ता स्तर पर बर्बाद हो जाती है। ये भी ध्यान में रखना है कि जब ये आपूर्ति के मार्ग में ये दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो 15 से 20% फल और सब्जियां आपूर्ति श्रृंखला या उपभोक्ता स्तर पर बर्बाद हो जाती है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी योगदान करती है। अब देखते हैं चाइना वाला वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाम नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC और LOC। पर LAC भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करने वाली सीमा के रूप में कार्य करती है। LAC, ठीक है, भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करने वाली सीमा के रूप में कार्य करती है। कर भारत का दावा है कि LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन का तर्क है कि यह लगभग 2000 किलोमीटर ही है। ठीक है। कर इस सीमांकन को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी क्षेत्र जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है, मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख स्थित है। ठीक है। ये 3 क्षेत्र भी ध्यान में रखना है। कर भारत तथा चीन ने केवल LAC की मध्य क्षेत्र के लिए मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। तो ध्यान देना है, भारत तथा चीन ने LAC के मध्य क्षेत्र के लिए मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। कर नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना जो हुआ था 1972 में कश्मीर युद्ध के बाद की गई थी, जो वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्ता की गई युद्ध विराम रेखा पर आधारित थी। कर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी वैधता है और इसे दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्रित किया गया है। कर दूसरी ओर LAC पर दोनों देश सहमत नहीं हैं और इसे मानचित्रित नहीं किया गया है अथवा जमीन पर सीमांकित ये नहीं किया गया है। फिर है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो एक और कोई था, वो कहाँ चला गया? चलिए, हो सकता आगे पीछे हो गया। आइए देखते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के रूप में इसको देख लीजिए। कर इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। इसी को बोलते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये देख सकते हैं PM कुसुम PM कुसुम, यानी ये हो गया गवर्नमेंट स्कीम। कर प्रधानमंत्री, ये आपको क्या है, फिलहाल करंट अफेयर से नहीं है लेकिन स्कीम से का 2 क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए एकाक हर दिन के वीडियो में आपको स्कीम से रहेगा। तो ये है PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कर योजना का नाम तो जो है ये आप देख ही रहे हैं। करा हुआ 19 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। नोडल मंत्रालय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है,
पीएम कुसुम के लिए। कर लक्ष्य है किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना। फिर है क्रियान्वयन क्षेत्र है सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में। थोड़ा और देख सकते हैं योजना का लाभ क्या है। अगर यह योजना ग्रामीण भू स्वामियों के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए उनकी सूखी बंजर भूमि का उपयोग करके आय का एक स्थिर और निरंतर स्रोत प्रदान करेगी। कर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए खेती वाले खेतों का चयन किया जाने पर किसान फसलों को उगाना जारी रख सकते हैं, क्योंकि सौर पैनलों को न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थापित किया जाएगा, यानी कि खेती योग्य भूमि उसके ऊपर भी पैनल लगाया जाएगा, लेकिन उतना ऊंचाई पर लगाया जाएगा कि ताकि नीचे खेती हो सके। कह रहा है सोलर पंप डीजल पंपों को चलाने के लिए डीजल पर होने वाले खर्च को बचाएंगे और किसानों को डीजल पंप चलाने से होने वाले हानिकारक प्रदूषण को रोकने के अलावा सौर पंपों के माध्यम से सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करेंगे। आगे है कि किसान सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकते हैं। एक्स्ट्रा बिजली उनके पास है तो वो बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकते हैं। कर यह योजना हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। चलिए देखते हैं ये C2+50% फार्मूला, ये भी किसान से संबंधित है। करैया MSP निर्धारण में C2 के साथ उसका 50% अतिरिक्त राशि देने की बात करता है। आखिर ये है क्या, वो देखेंगे। कर इसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने की थी, ये याद रखना है। कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है। पहला देखेंगे A2। तो A2 में क्या होता है, A2 में फसल में आई किसान की लागत शामिल होती है। फसल में आई किसान की लागत, जैसे फसल में क्या होगा, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, फ्यूल, यानी एक फसल को तैयार करने में, तो ये A2 हो जाएगा। करे A2+FL में A2 के साथ खेत में परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य का मूल्य। ठीक है, ये तो हो गया जितना भी हम अनाज से रिलेटेड उसको उगाने में मजदूरी, फ्यूल, खाद, पानी जो भी है, और उसके साथ जो काम करने वाले परिवार है तो वो A2+FL हो गया, वो MSP में जुड़ेगा, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। कर C2 में क्या होता है, तो A2+FL के साथ खुद की ज़मीन का किराया और अचल संपत्ति पर देय ब्याज आदि शामिल होता है, तब वो C2 कहलाता है। कर संपत्ति पर, अच्छा, वर्तमान में जो है MSP का निर्धारण के लिए A2+FL जो दो ऊपर वाला था वो, तीसरा है वो नहीं है, का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो आज का आर्टिकल देख लिए। अब क्यूज बेस्ड हम देखते हैं। सारे आर्टिकल पर क्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे ठीक है, ये देखते हैं। क्या है, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने से ये बताना है, तो देखना है DPI लोगों, धन और सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करते हैं, ये ठीक है। कि भारत तीनों मूलभूत DPI विकसित करने वाला पहला देश बन गया है, ये हम देखे थे। डिजिटल पहचान, रियल टाइम पेमेंट, डाटा एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर। कह रहे डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर एक डिजिटल ढांचा स्थापित करता है जो उपयोगकर्ताओं को किसी तीसरे पक्ष की इकाई द्वारा परिभाषित शर्त, वहाँ पे परिभाषित शर्त नहीं था, अपना कुछ शर्त करके था, उस कारण से ये गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत और चीन ने केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी और मध्य क्षेत्र के लिए मानचित्र का आदान प्रदान किया है। तो ये तो पहला गलती होगा ना, ऑप्शन सिर्फ बी होना चाहिए। अच्छा, सी है। तो भारत और चीन ने केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के लिए मानचित्रों का आदान प्रदान किया है, पहला कथन सही है। कर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा की स्थापना वर्ष 1948 में हुए थे, यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। करें इंटरपोल नोटिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें ब्लू नोटिस एक पूछताछ नोटिस होता है जो सदस्य राज्यों में पुलिस बलों को महत्वपूर्ण अपराध संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है, तो पहला सही है। करें ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक आरोप दायर करने से पहले जारी किए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MH गौड़ा
M.H. मैरीगौड़ा को भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है, ये हमने देखा। भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो उत्पादक तो था, निर्यातक फल और सब्जियों में अलग अलग रैंक था। अगर बागवानी फसलों की उत्पादकता खाद्यान्नों की उत्पादकता की तुलना में अधिक है, ये था। तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है, तो ये सही है। अगर स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रमुख पैरामीटर में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पृथक्करण, सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छ जल निकाय और शहर की सफाई पर नागरिकों की प्रतिक्रिया है, तो ये दोनों कथन क्या है, इससे रिलेटेड सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है आज का आपके लिए 2 क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं बाद में वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो ये है, हाल फिलहाल में ही ये भी आया, उसमें कुछ संशोधन किया गया था। अगर निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहने वाले दंपति के शुक्राणु और अंडाणु दोनों का होना आवश्यक है। पहला, ये तो हम उत्तर नहीं बताएंगे, चलिए। तो पहला कथन पढ़ लिए, करा समलैंगिक जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में क्या आंसर होगा, A B C D में क्या, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा देखेंगे, आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो बुल्लू आधार कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं। दूसरा कथन है कि 5 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा।